आपके अपने चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मर। हमने ट्रांसफॉर्मर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक क्लास कर ली है। आज हमारे ट्रांसफॉर्मर की ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास नंबर 2 होगी। पहली क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमारा चैनल है टेक्निकल विद पूनिया सर, इसको आप जरूर क्या करना, सब्सक्राइब करना। और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो हमारा चैनल है टेक्निकल विद पूनिया सर। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जो भी टेक्निकल भर्तियों की तैयारी कर रहा है वो हमारे साथ जरूर जुड़े। एक बार जुड़ के आप हमारे साथ स्टडी करें, उसके बाद आप बताना भी आपको कैसी लगी। अच्छी लगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहना। और हम आशा ही नहीं, हमें विश्वास, अगर आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे तो इस बार आपका SALM, WP और जितनी भी टेक्निकल भर्तियां हैं उसमें सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप हमारे द्वारा करवाई गई थ्योरी प्लस MCQ की क्लासें, थ्योरी प्लस MCQ की क्लासें हमारी टॉपिक वाइज चली हुई है। यूट्यूब पे हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। पहले चैप्टर से हमारी सारी क्लासें आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। तो हम फ्री में आप बच्चों के लिए यूट्यूब के ऊपर सारी थ्योरी और सारी MCQ क्लासें क्या भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब के ऊपर है। तो हमारा चैनल है टेक्निकल विद पूनिया सर, आप इसको जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमने क्लास 1 कर ली ट्रांसफॉर्मर की, आज हमारी क्लास नंबर है 2। तो कुछ क्वेश्चन हमने पहले पढ़ ली थे, आज उससे आगे हम क्वेश्चन करते हैं। काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और काफी मात्रा में इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर है। तो ITA वालों का तो ये सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है ट्रांसफॉर्मर, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिणामित्र है। ये एक स्तर की वोल्टेज को दूसरे स्तर की वोल्टेज में बदलता है बिना शक्ति और आवर्ती को परिवर्तन किए बिना। तो यहां तक हमने क्वेश्चन कल कर लिए थे। एक ट्रांसफार्मर में कुल हानि निर्भर करती है वोल्टेज और करंट के ऊपर निर्भर करती है। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में नियत हानि कौन सी होती है। तो पूछ रहा भाई ट्रांसफार्मर में नियत हानि कौन सी होती है, जो लोड और घटने और बढ़ने के ऊपर क्या नहीं करती, निर्भर नहीं करती। तो हमारी कौन सी हानि होती है। ऑप्शन ए कह रहा भाई हिस्टैरिसीस हानि होती है, ऑप्शन बी कह रहा भाई बवरदार हानि होती है, ऑप्शन सी कह रहा A व B दोनों होती है, ऑप्शन डी कह रहा भाई इन तांबा हानि होती है। तो कौन सी होती है, तो हमारी जो नियत हानि होती है वो हमारी कौन सी होती है। तो नियत हानि हमारी जो इसके अंदर होती है कौन सी होती है, लोहा हानि होती है। कौन सी हानि होती है, लोहा हानि हमारी क्या होती है, नियत होती है। और लोहा हानि के अंदर हमारी कौन कौन सी होती है, तो लोहा हानि के अंदर हमारी होती है हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस और बवरदार हानि। और कौन सी होती है, बवरदारा, एडी करंट। तो ये दोनों हानि हमारी ट्रांसफार्मर के अंदर होती है। तो हिस्टैरिस हानि और बवरदार हानि दोनों क्या होती है ट्रांसफार्मर के अंदर है, स्थिर हानि के अंदर आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोहा हानि कहते हैं। तो तांबा हानि क्या होती है, ये क्या करती, लोड पे निर्भर है, किस पे है, लोड पर निर्भर है। तो ये हमारी क्या भी जो कॉपर हानि है वो लोड के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। तो ये क्या भी लोड घटने बढ़ने से क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो नियत हानि होती है वो हमारी कौन सी होती है, तो नियत हानि होती है हमारी लोहा हानि होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ट्रांसफार्मर में लोहा हानि को मापा जा सकता है। पूछ रखा भाई ट्रांसफार्मर को अंदर जो लोहा हानि होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है। पूछ रहा भाई ट्रांसफार्मर के अंदर लोहा हानि को किसमें मापा जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा भाई कम शक्ति कारक वाट मीटर से, ऑप्शन बी कह रहा भाई एकक शक्ति कारक वाट मीटर से, ऑप्शन डी कह रहा है किसी भी वाट मीटर से, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो ट्रांसफार्मर की जो क्या होती है लोहा हानि, तो लोहा हानि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर क्या रहती है, नियत रहती, क्या रहती है, नियत रहती है। ये लोड के ऊपर है निर्भर नहीं करती,
तो इसको हम क्या करते हैं भाई, किस चीज के द्वारा मापते हैं, कम शक्ति कारक वाटमीटर से, एकक शक्ति कारक वाटमीटर से। ऑप्शन सी कह रहा है किसी भी वाटमीटर से, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं भाई, ट्रांसफार्मर की लो हानि को मापने के लिए कम शक्ति कारक वाटमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका भी कम वाट शक्ति कारक का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर की कोर को क्यों लैमिनेट किया जाता है। कह रहा भाई जो ट्रांसफार्मर है उसकी कोर को क्यों लैमिनेट किया जाता है। तो कोर के ऊपर हमारी क्या होती है भाई, वाइंडिंग होती है, क्या होती है, करोड होती है हमारी। ये क्या होती है हमारी भाई, करोड है। और करोड किसकी बनी होती है भाई, नरम लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नरम लोहे की। तो ये कह रहा है भाई इसके ऊपर इसको लैमिनेट क्यों किया जाता है, क्या कह रहा है, इसको लैमिनेट क्यों किया जाता है। तो इस लैमिनेट के ऊपर हम क्या करते हैं भाई, वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। तो कह रहा है भाई ट्रांसफार्मर की कोर को क्यों लैमिनेट किया जाता है भाई, बवरदार हानि को कम करने के लिए, आयरन हानि को कम करने के लिए, कॉपर हानि को कम करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं भाई, एक ट्रांसफार्मर की कोर को लैमिनेट किस लिए करते हैं, ताकि हमारी क्या जाए, बवरदार हानि क्या जाए, कम हो जाए। इसको कम करने के लिए, बवरदार हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लैमिनेट करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कोर के चुंबकीय कण परिवर्तन के कारण निम्न में से कौन सी हानियां होती है। ये पूछ रहा है हमारे पास ट्रांसफार्मर है और उसमें क्या भाई, कोर होती है हमारी। क्या होती है, ट्रांसफार्मर में क्या होती है, कोर होती है हमारी। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था भी ये कोर होती है और इसको हम क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं। और इसके ऊपर क्या करते हैं, फिर वाइंडिंग करते हैं। और इस वाइंडिंग को हम क्या देते हैं भाई, विद्युत सप्लाई देते हैं, जिसके कारण इसके अंदर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र प्राइमरी वाइंडिंग में बनता है, उस सेकेंडरी वाइंडिंग को काटेगा और उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कह रहा है ट्रांसफार्मर में कोर के चुंबकीय कण परिवर्तन के कारण निम्न में से कौन सी हानियां होती है। तो हमने क्या किया था भाई, कोर को क्या किया था, लैमिनेट किया था। और लैमिनेट किस लिए किया था भाई हमने, ताकि हमारी क्या हो जाए, बवरदार हानि हो जाए। इसलिए ट्रांसफार्मर में चुंबकीय करण के कारण परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसके कारण होने वाली हानि को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बवरदार हानि। और इस बवरदार हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, कोर को लैमिनेट करते हैं। एक ऑप्शन हमारा नीचे है, ऑप्शन ई और हमारा नीचे, तो ई हम यहां पे लिख लेते भाई। तो ये ऑप्शन हमारा है, उपरोक्त सभी। क्या भाई, उपरोक्त सभी। तो कह रहा है ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्रेम में होने वाली हिस्टैरिस हानि किस पर निर्भर करती है। तो किसके ऊपर निर्भर करती है भाई, तो हिस्टैरिस हानि को हम लिखते हैं भाई WH बराबर में निटा BM 1.6 FV। ये हमारी क्या होती है, एक ट्रांसफार्मर के अंदर हिस्टैरिस हानि होती है। क्या होती है हमारे एक ट्रांसफार्मर के अंदर, क्या होती है, एक हिस्टैरिस हानि होती है। तो पूछ रहा है ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्रेम में होने वाली हानि को किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है या किसके ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन ए कह रहा है पदार्थ के आयतन पर, ऑप्शन बी कह रहा है भाई, ऑप्शन बी है पदार्थ के वर्ग के, ऑप्शन सी कह रहा है भाई आवृत्ति के, और ऑप्शन डी कह रहा है फ्लक्स घनत्व के, और ऑप्शन कह रहा है भाई उपरोक्त सभी के। तो हमारे क्या करती है भाई, तो एन हमारा क्या होता है भाई, एन होता है हमारा नियतांक। क्या होता है, हिस्टैरिसीस नियतांक। कौन सा होता है, हिस्टैरिसीस नियतांक। बीएम हमारे क्या होता है भाई, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। एफ हमारी क्या होती है, एफ होती है हमारी आवृत्ति। क्या होती है,
आवर्ती। वी क्या होता है भाई, करोड़ का आयतन। क्या होता है, करोड़ का आयतन। क्या होता है, करोड़ का आयतन है। तो हमारा क्या है, पदार्थ के आयतन पर निर्भर करती है, पदार्थ के वर्ग के भी ऊपर निर्भर करती है, आवर्ती पे भी निर्भर करती है, फलक घनत्व भी करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इन सब के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन भाई, ये पूछ रहा जो स्टेरिसिस आनी है को किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। किसका प्रयोग करके भाई, स्टेरिसिस आनी को। स्टेरिसिस आनी हमने लिखी थी भाई, क्या होती है हमारी, तो स्टेरिसिस आनी होती है हमारी डब्ल्यू एच बराबर में नीटा बी एम 1.6 एफ वी। ये हमारी क्या होती है भाई, स्टेरिसिस आनी होती है। क्या होती है, स्टेरिसिस आनी होती है। क्या होती है, स्टेरिसिस आनी होती है। तो हमारी क्या भाई, अगर नीटा हमारा क्या है, ज्यादा है, तो नीटा हमारा यहाँ पे क्या भाई, स्टेरिसिस नियतांक है। क्या भाई, नियतांक है। क्या स्टेरिसिस है, नियतांक है। तो पूछ रहा भाई, कम स्टेरिस गुणांक का प्रयोग करके, स्टेरिसिस एक स्टेरिस गुणांक का प्रयोग करके उच्च स्टेरिसिस गुणांक का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हमारा नीटा क्या है, ज्यादा है, तो डब्ल्यू एच हमारी क्या भाई, स्टेरिसिस आनी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कम स्टेरिसिस गुणांक का प्रयोग करके, अगर ये हमारा कम है तो हमारी हानि भी क्या होगी, कम होगी। तो क्या होता भाई, कम स्टेरिसिस गुणांक का प्रयोग हम करके क्या कर सकते हैं, स्टेरिसिस आने का प्रयोग करते हैं। जिसका क्या भाई, स्टेरिसिस गुणांक कम हो, उसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इस हानि को कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन कह रहा है स्टैंपिंग की मोटाई जितनी अधिक होगी ट्रांसफॉर्मर में उतनी हानि होगी। बवरदान हानि, घर्षण हानि, वायु हानि, उपरोक्त सभी। तो पूछ रहा भाई, स्टैंपिंग की मोटाई जितनी अधिक होगी ट्रांसफॉर्मर में उतनी ही हानि अधिक होगी। तो कौन सी भाई, स्टैंपिंग का मतलब होता है जो हम स्टैंपिंग यूज करते हैं ऐसे ट्रांसफॉर्मर को बनाने के लिए, जैसे एल और एल का प्रयोग करते हैं हम। तो इस एल एल की हमारी क्या बन जाती है, एक कोर बन जाती है ऐसे, ई और आई की बन जाती है, ई और आई की बन जाती है, एच की और आई की बन जाती है। तो कह रहा भाई, जो हमने ये की प्रयोग, जो ये स्टैंपिंग की मोटाई जितनी अधिक होगी तो ट्रांसफॉर्मर में क्या हुई, तो ट्रांसफॉर्मर में बवरदान हानि भी क्या होगी, अधिक होगी। तो इसलिए जो स्टैंपिंग की मोटाई ली जाती है वो कितनी ली जाती है, 0.3 mm से 0.5 mm के बीच में ली जाती है। कितनी, 0.5। अगर एग्जैक्ट पूछे तो कितनी होती है, 0.5 mm होती है। कितनी होती है, 0.5 mm होती है स्टैंपिंग की मोटाई। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में लोहा हानि कहां पर होती है। ये पूछ रहा भाई, ट्रांसफॉर्मर में लोहा हानि कहां पर होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा भाई कोर के अंदर होती है, ऑप्शन बी कह रहा वाइंडिंग के अंदर होती है, ऑप्शन डी कह रहा बॉडी के अंदर होती है, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर क्या होती है, वाइंडिंग। और वाइंडिंग किसके ऊपर की जाती है, कोर के ऊपर की जाती है। किसके ऊपर, कोर के ऊपर की जाती है। तो ट्रांसफॉर्मर में लोहा हानि भी कहां होती है, तो हम क्या करते हैं, जो हमने क्या कर रखी, कोर प्रयोग कर रखी है। तो पहले भी क्वेश्चन आ लिया है, इसको हम लेमिनेट क्यों करते हैं, इस कोर को, ये हमारी क्या हुई, कोर है, कोर है, और ये हमारी क्या हुई, लेमिनेट कर रखा है इसको। इसको लेमिनेट क्यों करते हैं, तो इसको लेमिनेट करने से हमारी क्या हो जाती है, लोहा हानि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो लोहा हानि हमारी कहां पे होती है, कोर पे होती है। और वाइंडिंग के अंदर कौन सी होती है, तो वाइंडिंग के अंदर हमारी कौन सी होती है, तो वाइंडिंग के अंदर होती है हमारी कॉपर हानि। कौन सी हानि होती है, कॉपर हानि। कौन सी होती है, कॉपर हानि। कौन सी हानि होती है हमारी, कॉपर हानि होती है।
अगला क्वेश्चन है, शून्य लोड अवस्था में कौन सी हानि शून्य होती है? तो हमारी ऐसी हानि कौन सी है जो उसी लोड के ऊपर निर्भर करती है? तो हमारी ऐसी कौन सी हानि हुई जो लोड के ऊपर निर्भर करती है? लोहा हानि होती है, कांबर हानि होती है, बवहर धारा होती है, उपरोक्त सभी। तो हमारी लोड के ऊपर कौन सी हानि निर्भर करती है? तो लोड के ऊपर हमारी जो हानि निर्भर करती है वो कौन सी होती है? तो हमारी कौन सी हानि होती है? तो हमारी होती है कॉपर हानि। कौन सी हानि होती है? कॉपर हानि। कौन सी हानि होती है? कॉपर हानि होती है। कौन सी हानि होती है? कॉपर हानि। तो हमारी कौन सी हानि भाई? तो लोड क्या भाई शून्य है, तो हानि भी हमारी क्या होगी? शून्य है। और शून्य कौन सी होगी? तांबा हानि। तो ये क्या करती है? लोड के ऊपर निर्भर करती है। अगर लोड शून्य है तो तांबा हानि भी क्या हो जाएगी? हमारी शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में तांबा हानि, यहां पे क्या आएगा भाई? ट्रांसफार्मर में तांबा हानि कहां पर होती है? क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रांसफार्मर में तांबा हानि कहां पर होती है? वाइंडिंग में होती है, कोर में होती है, लिंब पे होती है, बॉडी पे होती है। लिंब जो कोर ही होती है उसका प्रयोग क्या था भाई? वाइंडिंग पे होती है। तो कोर पे हमारी कौन सी होती है? तो कोर पे हमने पढ़ा था हमारी कौन सी होती है? लोहा हानि होती है। कौन सी होती है? लोहा हानि होती है। कौन सी होती है? लोहा हानि। तो वाइंडिंग किस चीज की बनी होती है हमारी? तो वाइंडिंग हमारी किस चीज की बनी होती है? तो वाइंडिंग बनी होती है हमारी कॉपर की। किसकी बनी होती है? कॉपर की। तो हमारी भाई तांबा हानि कहां पर होगी? तो तांबा हानि हमारी कहां पर होगी? वाइंडिंग पे हमारी क्या हो जाएगी? तांबा हानि होगी। अगला भाई, यदि ट्रांसफॉर्मर कोर तांबे से बनी है तो क्या भाई? कोर पहले हमने किसकी प्रयोग कर रखी थी भाई? ये किसकी थी? हमारी लोहे की थी। किसकी थी? लोहा। अब ये कह रहा भाई जो ये कोर है ये किसकी बनी हुई है? तांबा की। किसकी बनी हुई है? किसकी बनी? तांबा की। किसकी बना दी भाई? कोर है तांबा की बना दी है। तो क्या होगा? तांबा हानि कम होगी, भंवर धारा हानि अधिक होगी, घर्षण हानि अधिक होगी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा भाई? पहले हमने क्या किया था भाई? लोहे का प्रयोग कर रखा था और लोहे को लैमिनेशन करके हमने क्या कर दिया था भाई? भंवर धारा हानि को कम कर दिया था। लेकिन अब जो कोर है वो किसकी बना दी भाई? तांबे की बना दी है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर घर्षण हानि तो होती नहीं। क्या नहीं होती? घर्षण हानि होती नहीं। और तांबा हानि किसके ऊपर निर्भर करती है? तो तांबा हानि किसके ऊपर? लोड के ऊपर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जो भंवर धारा हानि है वो क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। क्योंकि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? लोहे की जो कोर बनी उसको क्या करते हैं? लैमिनेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में लोहा हानि ज्ञात की जाती है। पूछ रहा भाई जो ट्रांसफार्मर हमारा उसमें लोहा हानि को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? क्या पूछ रहा भाई? ट्रांसफार्मर में लोहा हानि को कैसे ज्ञात किया जाता है? तो लोहा हानि हमारी क्या होती है भाई? तो लोहा हानि होती है हमारी क्या होती है? एक तो होती है नियत। क्या होती है? नियत होती है। और क्या होती है? दूसरी क्या होती है? कोर के अंदर होती है, कोर पर होती है। तीसरा की ज्ञात कैसे की जाती है? तो ज्ञात हम कैसे करते हैं भाई? कम पावर वाट शक्ति मीटर का प्रयोग करके। कम पावर कारक वाट मीटर का प्रयोग करके। कम पावर कारक वाट मीटर का प्रयोग करके। और क्या होती है? और हमारी ये क्या होती है भाई? स्टेरिसिस। और क्या होती है? भंवर धारा। ये क्या इसके दोनों प्रकार है। तो ट्रांसफार्मर में लोहा हानि ज्ञात की जा सकती हुई स्टेरिसिस हानि प्लस भंवर धारा हानि, स्टेरिसिस हानि माइनस भंवर धारा हानि। ऑप्शन सी कह रहा भाई स्टेरिसिस हानि गुणा भंवर धारा हानि। तो हमारी क्या होती है भाई?
जो हमारी ट्रांसफार्मर में आयरन आनी होती है, लोहा आनी होती है, क्या होती है भाई, भंवर धारा और हिस्टैरिसीस आने का क्या होता है, जोड़ होता है। क्या होता है भाई, जोड़ होता है। क्वेश्चन काफी बड़ा है, आंसर बिल्कुल है छोटा सा और बिल्कुल आसान सा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तो क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर के पूर्ण लोड पर तांबा हानि लोहा हानि क्रम से है। क्या कह रहा है भाई, तांबा हानि पहले हमारी कौन सी बोल रही, तांबा हानि। तो तांबा हानि हमारा कितनी दी हुई है, तो दी हुई 4800। इतनी कितनी दी हमें, 4800। और किस पे, पूर्ण भार, इस पे पूर्ण भार पे। तो उसके बाद क्या दी हमें, लोहा हानि। कितना दी हुई है, लोहा हानि। तो लोहा हानि में कितनी दी है, 2000। कितनी दी है, 2000। तो पूछ रहा भाई आधे लोड पे तांबा हानि और लोहा हानि क्या होगी। तो हमने पढ़ा भाई लोहा हानि हमारी क्या होती है, नियत होती है। क्या होती है, नियत होती है। क्या होती है, नियत। अब क्या भाई नियत होगी तो लोहा हानि हमारी कितनी होगी, 2000 ही होनी है। कितनी होनी है, 2000 होनी है। तो ऑप्शन नंबर ए कैंसल, ऑप्शन नंबर बी भी कैंसल है। अब हमारे पास क्या बच गया भाई, ऑप्शन बच गया बी और सी। क्योंकि भाई जो लोहा हानि होती है वो हमारी क्या होती है, नियत होती है। वो कितनी आनी है, 2000 वैल्यू आनी है। तो अब हमारे क्या भाई था, हमारा ऑप्शन एलिमिनेट मेथड था। क्या था, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड था। अब क्या हो गया, हमारे आंसर ठीक होने के चांस कितने कितने हो गए हैं, 50-50% हो गए हैं। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। 2 ऑप्शन हमने क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए हैं। क्योंकि जो लोहा हानि होती है हमारी वो क्या रहती है, नियत रहती है। नियत रहेगी तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2000। और 2000 हमें कितने ऑप्शन में दी हुई है, 2 में दी हुई। कितने में दी हुई है, 2 में। तो हमारी क्या होती है, तांबा हानि क्या होती है, लोड के वर्ग के, तांबा हानि बराबर क्या होता है भाई, 1/2 का स्केयर। तो अब हमारी क्या होगी, पूर्ण लोड पे तो कितनी थी, 4800 थी। कितनी थी, 4800 थी। बराबर में कितनी होगी भी, 1/2, आधा हो गया लोड हमारा। क्या हो गया, आधा हो गया। तो आधा हो गया तो इसकी क्या करती है, स्केयर में घटती बढ़ती है। तो ये हमारी कितनी आ गई हुई, 4800 थी। कितनी थी, 4800 बराबर में 1/2 का स्केयर। तो 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, और 2 का स्केयर हमारा कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितने पे आ जाएगा भाई, 12 दूनी 24, 12 30 36, 12 चौक 48। तो कितने पे कट गया, 1200 पे। तो तांबा हानि हमारी कितनी आएगी, 1200। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा भाई ट्रांसफार्मर में जो घर्षण हानि होती है वो कहां पर होती है। तो पूछ रहा भाई ट्रांसफार्मर हमारा, उसमें घर्षण हानि कहां पर होती है, दूसरी वाइंडिंग में होती है, प्राथमिक वाइंडिंग में होती है, शून्य होती है। उपरोक्त सभी भाई प्राथमिक वाइंडिंग में भी हो सकती है, दूसरी वाइंडिंग में भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। तो जो ट्रांसफार्मर में हानि होती है हमारी कौन सी होती है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर हमारी 2 ही हानि होती है, लोहा हानि और कॉपर हानि। तो ट्रांसफार्मर क्या भाई, क्या पढ़ा हमने शुरू में, ट्रांसफार्मर हमारा क्या एक स्थिर उपकरण है। क्या भाई, स्थिर उपकरण है। और स्थिर का मतलब क्या होता है भाई, तो इसके अंदर घूमने वाला भाग नहीं होता। क्या नहीं होता भाई, घूमने वाला भाग नहीं होता। क्या नहीं होता, घूमने वाला भाग नहीं होता है। तो इसके अंदर क्या नहीं होगी, तो इसके अंदर घर्षण हानि भी नहीं होगी। अगर घर्षण हानि नहीं होगी तो मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर हमारा क्या एक स्थिर उपकरण है, जिसके कारण क्या इसकी अक्षमता सबसे अधिक बताई गई है या होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा भी एक ट्रांसफार्मर में करोड़ हानि नियत रहती है। पूछ रखा भाई हमारे पास क्या भाई, एक ट्रांसफार्मर है और उसकी करोड़ हानि नियत रहती है। तो पूछ रहा भाई 1/4 लोड पे, अधिकतम लोड पे, इसमें से कोई नहीं,
और सभी लोड पे। तो पूछ रहा भाई जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है उसमें करोड़ हानि होती है, और करोड़ हानि होती है वो नियत रहती है। तो पूछ रहा भाई वो नियत होती है वो किस लोड के ऊपर होती है। तो करोड़ के अंदर जो हमारी हानि होती है वो कौन सी होती है, हमें पता भाई कौन सी होती है हमारी। तो हमारी होती है हानि वो कौन सी हानि होती है, लोहा हानि होती है। कौन सी हानि होती है, लोहा हानि। तो क्या होती है लोहा हानि, एक चौथाई लोड पे, अधिकतम लोड पे, सभी लोड पे, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी लोहा हानि होती है वो सभी लोड पे क्या रहती है, एक समान रहती है या नियत रहती है। क्या रहती है, नियत रहती है, क्योंकि करोड़ के अंदर जो हानि होती है वो कौन सी होती है, लोहा हानि होती है। अगला क्वेश्चन हमारा भी ट्रांसफॉर्मर का नो लोड परीक्षण है क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है। क्या पूछ रखा भाई ट्रांसफॉर्मर में नो लोड जो परीक्षण है वो क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन के कह रहा है मैग्नेटाइजिंग करंट है, ऑप्शन बी कह रहा है आयरन हानि, ऑप्शन सी कह रहा है तांबर हानि, ऑप्शन डी कह रहा है ए व बी दोनों। तो क्या भाई ट्रांसफॉर्मर नो लोड है, नो लोड है क्या भाई, नो लोड है। और लोड पे हमारी कौन सी, आयरन हानि क्या नहीं करती, निर्भर नहीं करती। क्या नहीं करती, आयरन हानि हमारी क्या नहीं करती, निर्भर हानि नहीं करती। इसलिए क्या होता है, तांबर हानि को तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि तांबा हानि क्या होती है, लोड के ऊपर निर्भर करती है। तो ट्रांसफॉर्मर पर नो लोड परीक्षण है क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है। नो लोड का मतलब भाई ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखा जाता है और प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर एक कम वाट मीटर, एक कम कारक वाट मीटर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और वो क्या करता है, आयरन हानि को क्या करता है, ज्ञात करता है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट और आयरन हानि दोनों को ज्ञात करने के लिए नो लोड परीक्षण का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा भी ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट परीक्षण किस लिए किया जाता है। ओपन सर्किट परीक्षण का प्रयोग करते हैं भाई आयरन हानि ज्ञात करने के लिए। किसके लिए, आयरन हानि ज्ञात करने के लिए ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या रखा जाता है, ओपन रखा जाता है। ये कह रहा है ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट परीक्षण किस के लिए किया जाता है, हिस्टैरिसीस हानि ज्ञात करने के लिए, तांबा हानि ज्ञात करने के लिए, बवरदार हानि ज्ञात करने के लिए। और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो हिस्टैरिसीस हानि और बवरदार हानि ज्ञात करने के लिए हम करते हैं भी, इन दोनों को ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ओपन सर्किट का। किसका, ओपन सर्किट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, ओपन सर्किट का प्रयोग करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट का प्रयोग करते हैं भाई तांबा हानि ज्ञात करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, तांबा हानि ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, शॉर्ट सर्किट परीक्षण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अब उन्हें पता भाई शॉर्ट सर्किट परीक्षण हम कर रहे हैं। तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण के अंदर है ट्रांसफॉर्मर की कौन सी साइड को शॉर्ट किया जाता है। तो कह रहा भाई शॉर्ट सर्किट परीक्षण में ट्रांसफॉर्मर की कौन सी वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा भाई अधिक वोल्टेज वाली को, ऑप्शन बी कह रहा है कम वोल्टेज वाली को, ऑप्शन सी कह रहा है ए व बी दोनों को, और ऑप्शन डी कह रहा भाई इनमें से कोई नहीं। तो हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, कौन सी वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं, हमने क्या करना भाई, शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हैं। और शॉर्ट सर्किट परीक्षण हम किस लिए करते हैं भाई, तांबा हानि ज्ञात करने के लिए। किसके लिए, तांबा हानि के लिए। तो अब ये पूछ रहा भाई तांबा हानि ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर की कौन सी साइड को शॉर्ट किया जाता है, अधिक वोल्टेज वाली को, कम वोल्टेज वाली को, ए व बी दोनों को, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर की लो वोल्टेज वाली साइड को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। वो प्राइमरी वाइंडिंग भी हो सकती है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि भाई वो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर निर्भर है स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसफॉर्मर में
तापमान निर्धारित करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो क्या भाई हमारा ट्रांसफॉर्मर जब चलता है तो उसकी कोर के ऊपर वाइंडिंग होती है और वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है, तो ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो पूछ रहा है ट्रांसफॉर्मर तापमान निर्धारित करने के लिए कौन से परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है संपनर परीक्षण है, ऑप्शन बी कह रहा है शॉर्ट सर्किट परीक्षण है, ऑप्शन सी है ओपन सर्किट और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमने पढ़ा भाई शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट परीक्षण किस लिए करते हैं, और दूसरा ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट परीक्षण किस लिए करते हैं? तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हैं हम तांबा आने के लिए। किसके करते हैं? तांबा आनी। और ओपन सर्किट किसके करते हैं? लोहा आने के लिए। किसके करते हैं? लोहा आनी। तो ऑप्शन है ये दो तो एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन हो सकता है उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता। तो कौन से का प्रयोग करते हैं? तो हम किसका प्रयोग करते हैं? संपनर परीक्षण का प्रयोग करते हैं तापमान निर्धारित करने के लिए ट्रांसफॉर्मर का। क्वेश्चन है नियमित प्रशिक्षण में कौन सा परीक्षण नहीं आता? ये पूछ रहा भाई हम ट्रांसफॉर्मर को क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा परीक्षण है जो क्या भाई नहीं आता? नियमित का मतलब हर रोज, तो हर रोज में कौन सा नहीं आता भाई? ऑप्शन ए कह रहा भाई तापमान वृद्धि परीक्षण है, ऑप्शन बी कह रहा भाई शॉर्ट सर्किट परीक्षण है, ऑप्शन सी कह रहा भाई ओपन सर्किट परीक्षण है, ऑप्शन डी कह रहा भाई वाइंडिंग प्रतिरोध माप परीक्षण है। तो हमारा जो नियमित परीक्षण होता है भाई उसमें हम शॉर्ट परीक्षण को भी शामिल करते हैं, ओपन सर्किट को भी करते हैं, और जो हमारा क्या वाइंडिंग का प्रतिरोध है उसका भी परीक्षण करते हैं, क्योंकि अगर वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध कम हो गया तो वाइंडिंग क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। ओपन सर्किट भी हमें करना होता है, शॉर्ट सर्किट भी करना होता है नियमित में। तो नियमित में हम क्या नहीं करते भाई? तापमान वृद्धि परीक्षण को हम क्या नहीं करते भाई? नियमित परीक्षण शामिल में नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा भाई किस विद्युत उपकरण की दक्षता सबसे अधिक होती है या सबसे ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा दक्षता उसी उपकरण की होती है जिसके अंदर क्या होती है? हानि कम से कम होती है। क्या होती है? हानि कम से कम होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी कह रहा है इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी कह रहा है डीसी मोटर, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था भाई हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या है? एक स्थिर उपकरण है जिसका प्रयोग हम एक स्तर की वोल्टेज को दूसरे स्तर की वोल्टेज में बदलने के लिए करते हैं। अगर कम है तो ज्यादा, अगर ज्यादा है तो कम करने के लिए करते हैं। ये ना तो आवृत्ति में परिवर्तन करता और ना ही शक्ति में परिवर्तन करता, और इसके अंदर ना ही कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। तो इसलिए इसके अंदर क्या नहीं होती भाई? घर्षण हानि नहीं होती। क्या नहीं होती? घर्षण हानि। अगर घर्षण हानि नहीं होती तो क्या होती है? इसकी दक्षता सबसे ज्यादा मानी गई है। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता क्या गई? सबसे ज्यादा मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर दक्षता की बात पूछ ले तो भाई 98% तक इसकी क्या होती है? दक्षता मानी गई है। तो अगर ऑप्शन आ जाए भाई 90, 94, 96, 98, एक ऑप्शन आ जाए भाई 85, 80, 88, 90, तो इस कंडीशन में देखा जाएगा भाई तो इसकी जो दक्षता मानी गई है वो 90% से ऊपर मानी गई। कितने से? 90% से अगर वो मानी गई है। तो इसलिए क्या होगा भाई? अगर 90 वाले से ज्यादा ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगी? हमारी 90 हो जाएगी। अगर 90 से ज्यादा वाले ऑप्शन में है और जो सबसे ज्यादा है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन हो जाएगा। तो इसकी जो मानी गई कितनी मानी गई? 98% तक क्या मानी गई है? आउटपुट दक्षता मानी गई है। क्वेश्चन है भाई ट्रांसफॉर्मर परीक्षणों में किस में एक अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होती है? ये पूछ रहा भाई हमने ट्रांसफॉर्मर का क्या करना भाई? परीक्षण करना है, तो उसमें एक अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर की और जरूरत होगी। किसकी होगी भाई? हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर तो पहले ही है, तो हमने एक परीक्षण और करना है, तो इसके साथ हमें एक ट्रांसफॉर्मर और चाहिएगा। तो ऐसा कौन सा परीक्षण होता है
तो संपन्नर परीक्षण होता है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण होता है, ओपन सर्किट होता है, इनमें से कोई नहीं। तो शॉर्ट सर्किट जो परीक्षण करते हैं उसमें वाट मीटर लगाते हैं, ओपन सर्किट में भी वाट मीटर लगाते हैं। तो इन दोनों में हमें क्या नहीं होती है, ट्रांसफॉर्मर की जरूरत नहीं होती अलग ट्रांसफॉर्मर की। तो हमारा जो संपन्नर टेस्ट होता है उसमें हमें क्या होती है, एक अलग ट्रांसफॉर्मर की क्या होती है, जरूरत होती है। और ये किसके लिए क्या होता है भाई, तापमान निर्धारित करने के लिए। किसके लिए, तापमान निर्धारित के लिए संपन्नर टेस्ट का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता किसके बीच होती है। ये क्वेश्चन आ गया भाई, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता किसके बीच होती है। तो हमने बताया था भाई 90 से लेकर 98% तक ट्रांसफॉर्मर की क्या होती है, दक्षता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता मानी गई है वो कितनी मानी गई है, 90 से 98% तक मानी गई है। और जो 90 से ऊपर ऑप्शन आएगा वो ही हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर होगा। क्या होगा भाई, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता होती है। ये पूछ रहा है हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी अधिकतम आउटपुट हमें कब मिलेगी। और ये क्वेश्चन है जो पीछे पेपर हुआ था 2024 में एएलएमएसए और जो टेक्निकल पोस्ट थी हरियाणा के अंदर है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछ रखा था भाई, जो एएलएम का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। पूछा गया था कि ट्रांसफॉर्मर की दक्षता अधिकतम कब हो सकती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कॉपर हानि बराबर में आयरन हानि हो, कॉपर हानि आयरन हानि से कम हो। ऑप्शन सी कह रहा है आयरन हानि कॉपर हानि से ज्यादा हो। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कब होती है हमारे ट्रांसफॉर्मर की जो अधिकतम आउटपुट हमें कब मिलती है, अधिकतम दक्षता कब होती है हमारे ट्रांसफॉर्मर की। तो ऑप्शन ए कह रहा है कॉपर हानि और आयरन हानि बराबर हो तब होती है। ऑप्शन बी कह रहा है कॉपर हानि और आयरन हानि से कम हो। ऑप्शन डी सी कह रहा है आयरन हानि कॉपर हानि से क्या हो, ज्यादा हो। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे ट्रांसफॉर्मर की जो हानि होती है, कॉपर हानि और आयरन हानि, वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तब हमारे ट्रांसफॉर्मर की दक्षता क्या होती है, अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ट्रांसफॉर्मर की पूर्ण दिवस क्या भाई, ट्रांसफॉर्मर की पूर्ण दिवस अक्षमता किसके ऊपर निर्भर करती है। तो पूछ रहा भाई जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है उसकी पूर्ण दिवस अक्षमता किसके ऊपर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कॉपर हानि के ऊपर करती है। ऑप्शन बी कह रहा है भार की मात्रा पे करती है। ऑप्शन सी कह रहा है भार की अवधि पे करती है। ऑप्शन डी कह रहा है डी व सी दोनों। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है उसके पूर्ण दिन की या पूरे दिन की, क्या भाई पूरे दिन की अक्षमता किसके ऊपर निर्भर करती है। तो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कितना लोड है, क्या भाई ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कितना लोड है और वो लोड कितने समय तक चला है, तो उसके ऊपर हमारी क्या करती है भाई, निर्भर करती है ट्रांसफॉर्मर की पूरे दिन की अक्षमता। भाई हमारे ट्रांसफॉर्मर के ऊपर लोड कितना लगा हुआ है और वो लोड कितने समय तक चला है। क्वेश्चन अभी ट्रांसफॉर्मर के पूरे दिन की अक्षमता किसके अनुपात द्वारा दर्शाई जाती है। तो पूछ रहा भाई ट्रांसफॉर्मर के पूरे दिन की अक्षमता किसके अनुपात द्वारा दर्शाई जाती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है हमारा भाई एक दिन में किलोवाट घंटे आउटपुट तथा किलोवाट घंटे इनपुट में। ऑप्शन बी कह रहा भाई आउटपुट पावर तथा इनपुट पावर। ऑप्शन सी कह रहा भाई इनपुट पावर तथा आउटपुट पावर। और ऑप्शन डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता भाई, तो हमने पढ़ा था भाई हमारे ट्रांसफॉर्मर की क्या भाई कितना लोड उसके ऊपर है लगा हुआ और कितने समय के लिए वो चला है। तो एक दिन में किलोवाट घंटे आउटपुट में कितने हैं और तथा किलोवाट घंटे इनपुट के अंदर है कितने, वो क्या करते हैं भाई उससे हमारे ट्रांसफॉर्मर की जो पूरे दिन की अक्षमता है वो क्या की जाती है, निकाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसमें कोई हानि नहीं होती, तो इसकी हम क्या कर सकते हैं भाई, इसकी हम क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं भाई। कोई चीज हो उसके अंदर क्या ना हो, हानि ना हो, तो इसकी हम क्या कर सकते हैं भाई, कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी हमारे पास क्या नहीं, कोई भी उपकरण नहीं है जिसके अंदर क्या नहीं होती, हानि नहीं होती। तो हमारा ट्रांसफॉर्मर में तांबा हानि होती है, लोहा हानि होती है। तो कह रहा भाई एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसके अंदर कोई भी हानि नहीं होती, क्या नहीं होती, कोई भी हानि नहीं होती, तो उस ट्रांसफॉर्मर को क्या कहा जाता है। तो कैसा ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है भाई, करंट ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, छोटा ट्रांसफॉर्मर, आदर्श ट्रांसफॉर्मर। तो करंट ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या होता है भाई, तो करंट ट्रांसफॉर्मर को हम बोलते हैं भाई सीटी, क्या बोलते हैं, सीटी। और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर को हम क्या बोलते हैं, पीटी। तो ये तो होता हमारा करंट ट्रांसफॉर्मर, ये होता हमारा पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग हम करते भाई अधिक करंट मापने के लिए, और पीटी का करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर या विभव, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का विभव ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करते हैं अधिक वोल्टेज मापने के लिए। छोटा ट्रांसफॉर्मर है तो ऐसा ट्रांसफॉर्मर नहीं है जिसमें कोई हानि नहीं होती, ट्रांसफॉर्मर हानि होती है। तो अगर ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मर है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, आइडियल ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, आदर्श ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी हानि नहीं होती। इसकी हम केवल क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। ऐसा हमारे पास कोई भी ट्रांसफॉर्मर नहीं होता जिसके अंदर क्या नहीं होती, कोई भी हानि नहीं होती है। क्या भाई, ऐसा कोई भी ट्रांसफॉर्मर नहीं है हमारे पास जिसके अंदर क्या नहीं होती है, हानि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आदर्श ट्रांसफॉर्मर में घर्षण हानि होती है। ऑप्शन ए कह रहा भाई 30% होती है, ऑप्शन बी कह रहा भाई 25% होती है, ऑप्शन सी कह रहा भाई 0% होती है, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आदर्श ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें घर्षण हानि ही नहीं। अगर हमारे पास क्या भाई आदर्श ट्रांसफॉर्मर है, कौन सा है, आदर्श ट्रांसफॉर्मर है, तो क्या होता भाई, लोहा हानि, तांबा हानि, ये भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि जीरो होगी तो इसकी आउटपुट अक्षमता कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मर अगर आदर्श ट्रांसफॉर्मर में घर्षण हानि, तो ट्रांसफॉर्मर आदर्श हो या कैसा, उसके अंदर घर्षण हानि नहीं होती। क्या नहीं होती, घर्षण हानि नहीं होती, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में क्या भाई घूमने वाला भाग नहीं है, क्या नहीं है, घूमने वाला भाग नहीं है। तो ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाता है भाई एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में घर्षण हानि कितनी होती है, तो ट्रांसफॉर्मर कौन सा भी हो उसके अंदर घूमने वाला भाग तो होता नहीं, तो उसके अंदर जो हानि होती है घर्षण हानि वो क्या रहती है, जीरो ही रहती है। कितनी रहती है, 0% रहती है। अब हमने पढ़ा भाई ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसके अंदर कोई हानि नहीं होती, अगर आदर्श ट्रांसफॉर्मर तो लोहा हानि और तांबा हानि जीरो हो जाएगी, तो घर्षण हानि तो क्या होनी है हमारी, जीरो होनी है, क्योंकि इसके अंदर घूमने वाला भाग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन भैया हमारा, आदर्श ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए। पूछ रहा भैया हमारे पास क्या पूछ रहा है, आदर्श ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है भाई कितना होना चाहिए। तो वोल्टेज रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं भाई, विभव नियामक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभव नियामक। और ये हमारा क्या होता है, ये होता भाई वी आर, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर में होता हमारा ये वी एन एल माइनस में वी एफ एल बटे में वी एफ एल। तो ये हमारा क्या होता है भाई, एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का हमारा क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन बराबर में नो लोड वोल्टेज। क्या भाई, वी एन एल का मतलब क्या भाई, नो लोड वोल्टेज, वी एफ एल का मतलब भाई फुल लोड वोल्टेज, और गुणा में इसके होता है 100 और, क्या होता है 100 और होता है। तो वीएफएल का मतलब होता है फुल लोड वोल्टेज बटे में फुल लोड वोल्टेज गुणा में 100। ये हमारा क्या होता है भाई, ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन है निकालने का फॉर्मूला होता है। और जो हमारा आदर्श ट्रांसफॉर्मर होता है तो उसके अंदर वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, तो उसके अंदर जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है कितना होता है भाई, 0% होता है। कितना होता है, 0%। क्योंकि भाई फुल लोड है और नॉन लोड वोल्टेज क्या जाएगी, बराबर आ जाएगी, बराबर आ जाएगी, तो दोनों में क्या कोई अंतर नहीं है, तो सारी क्या जाएगी, जीरो जाएगी।
यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, इसी को जी बात करें जीरो, ये भी क्या हो जाएगा जीरो, तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा कितना होता है, जीरो होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? पूछ रखा भाई आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? तो हमारे आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 98% होती है, 95% होती है, 90% होती है, और ऑप्शन डी कह रहा है 85% होती है। तो कितनी होती है भाई? आदर्श ट्रांसफार्मर होगा तो उसके अंदर क्या नहीं होगी, कोई भी हानि नहीं होगी, तो जो सबसे ज्यादा ऑप्शन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हमारे आदर्श ट्रांसफार्मर की कितनी होती है, 98% तक होती है। क्वेश्चन भैया, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव अनुपात 2:1 है, तो द्वितीयक शक्ति कितनी होगी? तो हमसे क्या पूछ रखा भाई, एक ट्रांसफार्मर हमारे पास है, क्या है, क्या ट्रांसफार्मर है, उसका विभव का अनुपात हमें दिया भाई कितना, विभव अनुपात का मतलब है E1/E2 बराबर में क्या दिया भाई, 2:1। क्या दिया भाई, 2 बराबर में E1 की वैल्यू है भाई 2 और E2 की वैल्यू है 1, और ये कह रहा भाई प्राथमिक, क्या भाई, प्राथमिक शक्ति, क्या भाई, प्राथमिक शक्ति हमें दी हुई है 100 वाट, कितनी दी हुई है, 100 वाट। तो ये पूछ रहा है द्वितीयक शक्ति, क्या पूछ रखी भाई, द्वितीयक शक्ति पूछ रखा हमसे कितनी होगी? तो ऑप्शन ए कह रहा भाई 25 वाट होगी, ऑप्शन बी कह रहा भाई 50 वाट होगी, ऑप्शन सी कह रहा 100 वाट होगी, ऑप्शन डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो कितनी होगी भाई, 25 वाट होगी, 50 वाट होगी, 100 वाट होगी, या 200 वाट होगी? तो क्या होता भाई, एक आदर्श ट्रांसफार्मर है, तो मैंने एक बात पढ़ी थी, जब ट्रांसफार्मर की हमने शुरुआत की थी तो उसमें हमने बताया था भाई ट्रांसफार्मर एक क्या है, स्थिर उपकरण है जो एक लेवल की वोल्टेज को दूसरे लेवल की वोल्टेज में बदलता है बिना आवर्ती और शक्ति को बदले। क्या नहीं करता भाई, ये शक्ति को नहीं बदलता, नहीं बदलता। तो ट्रांसफार्मर कैसा ही हो भाई, तो ये क्या नहीं करता भाई, बदलता नहीं है पावर को। तो पावर हमारी क्या रहेगी भाई, जितनी प्राइमरी थी उतनी हमारी किस में रहेगी, सेकेंडरी के अंदर रहेगी, जितनी प्राइमरी थी उतनी किस में रहेगी, सेकेंडरी के अंदर रहेगी। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, ट्रांसफार्मर वोल्टेज नियमन ज्ञात का सूत्र है। तो ये क्या भाई, तो हमने एक जगह इंग्लिश में नाम लिखा और एक जगह हिंदी में, तो आपको पता होना चाहिए भाई वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन, क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये कह रहा भाई V2 माइनस E2/E2, ये कह रहा भाई V2 माइनस में E2 बटे में E2, दूसरा कह रहा भाई E2 माइनस में V2 बटे E2, अगला कह रहा है A और B दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो VR बराबर हमारा क्या होता है, VR बराबर हम लिख लेते हैं भाई VNL माइनस में VFL बटे में VFL, तो ये होता है हमारा, तो ये हमारा क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है, इसका भी वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है। तो E2 हमारी क्या होती है, जो हमें टर्मिनल पे वोल्टेज प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, E2 बोलते हैं, और जो स्रोत पे वोल्टेज दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, V2 बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भाई V2 माइनस में E2 बटे में E2।
तो वी एन एल हमारी क्या होती है, वी एन एल बराबर में क्या होती है भाई, तो इसको हम बोलते हैं भाई नो लोड वोल्टेज, क्या बोलते हैं, नो लोड वोल्टेज। तो नो लोड वोल्टेज कौन सी होती है, जो किससे जुड़ी होती है, प्राइमरी वाइंडिंग से जुड़ी होती है, जो सप्लाई हम देते हैं। और वी एफ एल का मतलब होता है जहां पे क्या जुड़ा हो, लोड जुड़ा हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, फुल लोड वोल्टेज, क्या बोलते हैं, फुल लोड वोल्टेज। तो ये हमारा क्या होता है भाई, वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर का सूत्र होता है, क्या था भाई, वी आर बराबर में वी एन एल माइनस में वी एफ एल बटे में वी एफ एल। एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ट्रांसफॉर्मर होना चाहिए भाई। तो क्या करा भाई, हमारे पास एक अच्छा ट्रांसफॉर्मर है, तो उसके अंदर जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए भाई, तो हमारा जो एक ट्रांसफॉर्मर, अच्छा ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या भाई, इनपुट बराबर में क्या होनी चाहिए, आउटपुट, क्या होनी चाहिए, इनपुट बराबर में क्या होनी चाहिए, आउटपुट। तो अच्छा ट्रांसफॉर्मर होता है, तो एक अच्छे ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए भाई, न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन है, सर्वाधिक प्रतिशत रेगुलेशन है, ऑप्शन सी कह रहा है 100% रेगुलेशन है, ऑप्शन डी कह रहा है में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा एक अच्छा ट्रांसफॉर्मर होता है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जो हमारे ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निम्न या न्यूनतम होना चाहिए। ये आ गया भाई हमारा एक न्यूमेरिकल आ गया है, क्या भाई, एक न्यूमेरिकल आ गया हमारा। तो ये हमें क्या कह रहा है भाई, तो ये हमें कह रहा है भाई शून्य लोड पर, क्या भाई, शून्य लोड पर, लोड कितना भाई, शून्य लोड पर 11 केवी 440 वोल्टेज, 100 केवी ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज, क्या भाई, नो लोड पर, क्या भाई, नो लोड पर वोल्टेज कितनी दी है, 426 वोल्टेज। पूर्ण लोड स्थिति में 0.92 शक्ति गुणांक पर द्वितीयक वोल्टेज 410 है, तो लोड पर कितनी होगी भाई, पूर्ण लोड पर कितनी होगी, तो पूर्ण लोड पे होगी हमारी कितनी, 410, कितनी होगी, 410 वोल्टेज होगी, कितनी होगी, 410 वोल्टेज होगी। तो अब हमसे क्या पूछ रहा भाई, ये ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन। तो हमें क्या दिया भाई, नो लोड वोल्टेज बराबर में कितनी है, 426 वोल्टेज है, कितनी है, 426। फिर हमें दी हुई फुल लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज हमारे पास कितनी है, तो फुल लोड वोल्टेज हमारे पास है 410, कितनी है, 410 वोल्टेज। अब हमसे पूछ रहा है भाई ट्रांसफॉर्मर का प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन है, तो प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन है, आर का मतलब रेगुलेशन, वी का मतलब वोल्टेज। तो ये हमारे पास क्या होता है भाई, तो इसका सूत्र हमारे पास है वी एन एल, क्या भाई, वी एन एल नो लोड वोल्टेज माइनस में वी एफ एल फुल लोड वोल्टेज, और बटे में फुल लोड वोल्टेज गुणा में वी एफ एल गुणा में 100। तो ये हमारा क्या होता है भाई, ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, क्या भाई, ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। तो इसके अंदर हम वैल्यू रख लेते हैं भाई, वी एन एल नो लोड वोल्टेज हमारे पास कितनी दी है, तो दी है 426, कितनी दी है, 426। फुल लोड वोल्टेज हमें कितनी दी है, 410, कितनी दी है, 410 दी है, बटे में फुल लोड वोल्टेज हमारे पास कितनी है, 410 है, कितनी है, 410 है, गुणा में कितना आ गया, 100। तो इसको सोल्व करें तो हमारा कितना आ जाए भाई, 426 में से 410 गए, कितने बच गए, 16, कितने बच गए हमारे पास, 16 बच गए, बटे में 410, गुणा में कितना दिया हुआ है, 100, कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। 0 से
जीरो कैंसिल होगी, तो ये कितने होगा 16 दाए 160, कितने हो गए 160 बटे 14 41, कितने हैं 41। बात करें कितना आएगा भाई 41 दूनी 82 और 41 ये 40 40 80 80 80 160 और 4 है 64, तो 4 पे तो जाएगा नहीं, कितने पे जाएगा 3 पे जाएगा। 40 दूनी 80 80 दूनी 120, 120 में 3 जोड़े कितने हो गए 23, 60 में से 23 गए बच गए 160 में से 123 गए, कितने बच गए 37, 37 फिर भाग नहीं जाए तो क्या लगी पॉइंट, तो कितने हो गए भाई 37 बचे 370 हो गया है, तो कितने पे जाएगा भाई 40 होते तो 9 तो के 36 360 और 9 369, कितने पे गया 9 पे, तो हमारा कितना भाई 3.9%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या भाई राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया भाई ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन निकाल दिया है। हमें क्या दिया हुआ था भाई, तो हमें दिया हुआ था शून्य लोड पर 11 केवीए 440 वोल्टेज, हाँ जी इतनी तेज काम करे क्या क्लास लग रही है ऑनलाइन। अच्छा पता बंदा सर मैं नहीं रहा हूँ तो हमें क्या दिया था शून्य लोड पर 11 केवी 440 वोल्टेज 100 केवी का ट्रांसफार्मर वोल्टेज कितना था भाई, शून्य लोड पे हमारी वोल्टेज कितनी दी हुई थी 440 दी हुई थी 426 दी हुई थी। पूर्ण लोड पर शक्ति स्थिति में 0.92 गुणांक पर द्वितीयक वोल्टेज 410 थी। ट्रांसफार्मर की प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रखी थी। नो लोड पे हमारी वोल्टेज कितनी थी 410 थी, फुल लोड पे वोल्टेज हमारी कितनी है 410 है, नो लोड पे 426 थी। तो हमसे पूछ रखा था भाई प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन है, तो प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन बराबर में हमारा क्या होता है प्रतिशत वीआर वोल्टेज रेगुलेशन बराबर में होता है वी एन एल नो लोड वोल्टेज माइनस में वी एफ एल फुल लोड वोल्टेज बटे में फुल लोड वोल्टेज। यहाँ पे हमने इसका मान रखा भाई कितना हमारे पास है, तो नो लोड पे हमारे पास थी 426 थी, फुल लोड नो लोड पे 426, फुल लोड पे कितनी थी 410, तो बटे में 410 गुणा में 100, तो जब इसको इसमें से घटाया तो कितना आ गया भाई 16 आ गया। 426 में 410 को घटाया 16 गुणा में 100 बटे 410, जीरो से जीरो कट गई तो हमारे पास बच गया भाई 16 का 160 बटे में 41, जब इसे 160 को 41 से बात किया तो हमारे पास कितना भाई 3.9%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यदि भी हमारे ट्रांसफार्मर की क्लास नंबर 2 तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही हम आपके लिए पहले थ्योरी की क्लास और उसके बाद एमसीक्यू की क्लास हर चैप्टर की आपको यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। धन्यवाद।